हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा अपन ने लास्ट क्लास में सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था। टाइप्स ऑफ सॉलिड अपन ने पढ़ लिए थे, यूनिट सेल क्या होती है वो पढ़ लिया था, क्रिस्टल लैटिस पढ़ लिए थे, ये बात हो गई थी यहाँ तक। एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम स्टार्ट किया था, ठीक है, उसी को आज अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो इधर सममिति के तत्व, सममिति के तत्व, अपन क्यूबिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक सिस्टम। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं सिमेट्री के, सममिति के तत्वों की, उनकी बात करते हैं। पहला है सममिति केंद्र, सममिति केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। डेफिनेशन वगैरह की बात नहीं करेंगे, सिंपल सी बात करेंगे। सममिति का केंद्र होता क्या है, और मैं डेफिनेशन बस बोलूंगा, समझाऊंगा, आपको ध्यान रखनी है। ये क्यूबिक सिस्टम है, तो सममिति का केंद्र जो होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से सारे कॉर्नर की डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो, जहां से सारे कॉर्नर की डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो। मैंने ये वाला पॉइंट लिया, बॉडी सेंटर। कौन सा पॉइंट लिया? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर से इस कॉर्नर की डिस्टेंस देखो, ये पूरी √3 है, लास्ट क्लास में बात की थी, तो ये √3a/2 हो जाएगा, ये भी √3a/2 हो जाएगा, ये भी √3a/2, ये भी √3a/2, ये भी √3a/2, ये भी √3a/2। सारे पॉइंट, सारे कॉर्नर की डिस्टेंस क्या आ गई, सेम आ गई। तो इस वाले पॉइंट को जो बोलते हैं अपन, इस वाले को जो लिखा है, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। जो क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है, जो क्यूबिक सिस्टम में कौन होगा, बॉडी सेंटर होगा। कौन होगा? बॉडी सेंटर। तो कितने सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं? एक ही तो होगा। इसके अलावा अगर आपने कोई भी पॉइंट लिया, मैंने यहां पे पॉइंट ले लिया, तो यहां तो √3a/2 से कम हो जाएगी और इधर ज्यादा हो जाएगी। कहां है डिस्टेंस, बराबर नहीं होगी ना। तो इसलिए ध्यान रखें, सेंटर ऑफ सिमेट्री बॉडी सेंटर होगा, और किसी भी बॉडी का सेंटर एक ही होता है। तो क्यूबिक सिस्टम में सेंटर ऑफ सिमेट्री पूछी जाए कितनी है, तो अपना आंसर क्या होगा? 1। अपना आंसर क्या होगा? 1। सेकेंड नंबर बात करते हैं सममिति केंद्र के, बाद में अपन बात करते हैं सममिति तल। सममिति तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दो टाइप के प्लेन होते हैं सममिति के तल में, दो टाइप के प्लेन होते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री दो टाइप की होती है, एक तो होती है रेक्टेंगल प्लेन, एक होता है रेक्टेंगल प्लेन, और एक होता है डायगोनल प्लेन, आयताकार, और डायगोनल का मतलब विकर्ण। दो कैसे, मैं समझाता हूं। ये क्यूबिक सिस्टम लिया, ये क्यूबिक सिस्टम लिया, तो ये रेक्टेंगल प्लेन है। ये देखो, एक ऐसा तल जो क्यूबिक सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करे, दो इक्वल पार्ट में क्या करे, डिवाइड करे, उसी को अपन क्या बोलेंगे, उसी को अपन क्या बोलेंगे, अपन उसे बोलते हैं सममिति का तल। उसको अपन क्या बोलते हैं? सममिति का तल। जैसे बेटा समझना, ये अगर एक फोन है, अगर ये फोन है, तो उस कंडीशन में देखे इसमें सममिति के तल कैसे आएंगे। एक तो मैं इसको ऐसे कट कर दूं, ये ऐसे, एक ऐसे कट कर दूं, दो, और एक ऐसे स्लाइस बन जाए। स्लाइस का मतलब ऊपर भी 4 नीचे भी 4। तो अगर इस टाइप से जब हो जाए तो 3 रेक्टेंगल प्लेन बनेंगे। कितने रेक्टेंगल प्लेन बनेंगे? 3 रेक्टेंगल प्लेन। कौन से होंगे? 3। एक तो मैंने इसको ऐसे कट किया, एक इसको ऐसे कट कर दूं, दो, और एक ऐसे कट कर दूं स्लाइस बनाते हुए। कितने रेक्टेंगल प्लेन होंगे? 3 होंगे। डायगोनल प्लेन कौन सा होता है बताओ तो देखें।
मैं कहा हाँ डायगोनल प्लेन बताते हैं कैसा बनता है जो। ठीक है, डायगोनल प्लेन की बात करते हैं। डायगोनल प्लेन कौन सा होगा? डायगोनल प्लेन ये वाला होगा। ये वाला प्लेन कौन सा होगा? डायगोनल प्लेन। कितने नंबर होंगे वो देखो। डायगोनल प्लेन का मतलब हुआ, डायगोनल प्लेन का मतलब हुआ, सुनना बेटा, ये जैसे ये वाली दीवार है तो इस दीवार का कॉर्नर लो, ये कॉर्नर से जो भुजा पास हो रही ना वो वाली भुजा ले लो, और सामने एक भुजा वो और है, ये अपोजिट, ऐसे जो प्लेन जाएगा ना डायगोनली उसे क्या बोलेंगे अपन? डायगोनल प्लेन बोलेंगे। मतलब दो भुजाओं से बनने वाला है। कितने भुजाओं से बनेगा? दो। कितनी भुजाएं होती है? 12। दो भुजाओं से एक बनता है तो 12 भुजाओं से कितने बनेंगे? 6। कितने बनेंगे? 6। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करूं, टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी? POS बोलूंगा तो 3 + 6 = 9। टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी? 3 + 6 = 9। बात समझ में आ गई? चले थर्ड नंबर बात करते हैं, सममिति अक्ष। सममिति अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति अक्ष, ये क्या होती है? 3 टाइप से होती है। पहला, एक तो होती है टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे मैं नाम देता हूं C2। टू का मतलब टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब क्या होता है? सुने बात को। टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब अगर मैं एक क्यूबिक सिस्टम को, अगर किसी भी सिस्टम को एक लाइन के अलोंग अगर 360 डिग्री का रोटेशन कराऊं, कितने डिग्री का? 360 का, तो 2 बार क्या होगा? क्यूबिक सिस्टम में स्ट्रक्चर क्या होंगे? रिपीट होंगे। कितनी बार होंगे? 2 बार क्यूबिक सिस्टम में स्ट्रक्चर क्या होंगे? रिपीट होंगे। अगर 2 बार होता है तो 2 फोल्ड, 3 बार होता है तो 3 फोल्ड, और 4 बार होता है तो 4 फोल्ड। एक कंप्लीट पूर्ण चक्कर लगाने में जितनी बार स्ट्रक्चर रिपीट होता है उसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहले टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी होती है वो देखो। मैं डायरेक्ट पॉइंट बनाऊंगा कि कौन सा होता है, कौन सी लाइन होती है जो टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। ये लो, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी होगी? अपोजिट भुजा केंद्र, ये भुजा ली तो इसकी भुजा ये लो, से पास होने वाली लाइन। दो अपोजिट भुजा केंद्र, दो अपोजिट ए सेंटर, विपरीत भुजा केंद्रों से पास होने वाली लाइन जो होती है वो क्या होती है? टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नंबर ऑफ C2, दो भुजा केंद्र है, 12 भुजाएं होती है तो 6 बन जाएगा। बोलो 6 बन जाएगा। ठीक है। सेकंड नंबर, थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है। तो थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी? थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है विकर्ण से, बॉडी सेंटर से, बॉडी डायगोनल से पास होने वाली लाइन के अलोंग जो होती है उसे बोलते हैं थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बॉडी डायगोनल से पास होने वाली लाइन को अपन क्या बोलते हैं? थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4। तो नंबर ऑफ C3 कितना हो जाएगा? 4। 6 और 4 10 और 3, 6 और 4 10 हो गए। अगली बात करते हैं थर्ड, फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
इसकी बात करूं तो इसका नाम है C4। 4 फोल्ड का मतलब है एक कंप्लीट रोटेशन कराओ, 360 डिग्री का अगर रोटेशन कराओ तो 4 बार स्ट्रक्चर क्या होगा, रिपीट होगा। कितनी बार स्ट्रक्चर रिपीट होगा, 4 बार। कौन सी होती है 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये क्यूबिक सिस्टम है। इस क्यूबिक सिस्टम में फेस अपोजिट फेस सेंटर से पास होने वाली लाइन, इसी को बोलेंगे। कितने फेस सेंटर होते हैं, 6। 2 फेस सेंटर से एक बनता है, तो 6 फेस सेंटर से कितने सिमेट्री के एलिमेंट बनेंगे, 3। नंबर ऑफ C4 इज इक्वल टू 3। टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी, टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कुल सममिति अक्ष कितनी हो जाएगी, 6, 4, 10 और 3, 13। ठीक है। नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स घन्य निकाय में कुल सममिति तत्वों की संख्या, कुल सममिति तत्वों की संख्या कितनी होगी वो अपन बात करें तो पहला 1, फिर 9 और 13, 23 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। अगर मेरे से ऐसा पूछ लिया जाए, क्वेश्चन बना के दे दिया जाए और ये पूछ ले ट्राई क्लिनिक में कुल सममिति तल कितने होंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने होंगे, तो मेरा सिंपल सा बात है, ट्राई क्लिनिक जो था ना, ट्राई क्लिनिक में ना तो ABC बराबर ना था, ना अल्फा बीटा गामा बराबर था, तो उसमें कोई भी सममिति का तत्व उपस्थित नहीं होगा, कोई भी सममिति का तत्व उपस्थित नहीं होगा, तो सममिति तत्व भी कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। अगर आपसे कोई ऐसा पूछ ले, अगर आपसे कोई पूछ ले मोस्ट सिमेट्रिकल कौन सा है, तो सबसे अधिक सममिति जो है वो है क्यूबिक सिस्टम में ABCB बराबर, अल्फा बीटा गामा भी बराबर। कोई पूछ ले मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा है, असममित कौन सा है, तो आंसर होगा ट्राई क्लिनिक, ना तो ABC बराबर है ना अल्फा बीटा गामा बराबर है। ठीक है बात, ये समझ में आ गया। इनका एक आधा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा न्यूमेरिकल, तो उसमें यूज भी ले लूंगा। ठीक है, चले आगे। चलो, ये क्यूबिक सिस्टम के से रिलेटेड थे सममिति के तत्व, क्यों अपन पढ़ी क्यूबिक सिस्टम का एनालिसिस रहे हैं। चले आगे बात करें। चलो चलो देखो इधर देखो, आगे बात करें अगर अपन, सममिति के तल हो गए, सब कुछ हो गए, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन यूनिट सेल, इकाई कोष्टिका में परमाणुओं का योगदान, इकाई कोष्टिका में परमाणुओं का योगदान कितना कंट्रीब्यूशन होगा वो देखते हैं। पढ़ क्या रहे, क्यूबिक सिस्टम, तो क्यूबिक सिस्टम से रिलेटेड ही बात करेंगे। ये लो मैं एक क्यूबिक सिस्टम बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये क्यूबिक सिस्टम हो गया। अभी अपन ने बोला था इसके अंदर 3 रेक्टेंगल प्लेन होते हैं। कितने रेक्टेंगल प्लेन होते हैं, 3। मैं 3 रेक्टेंगल प्लेन कट करके बता रहा हूं। पहला, ये पहला रेक्टेंगल प्लेन कट हो रहा है रेक्टेंगल प्लेन कट, जिसे क्यूबिक 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। ये देखो, ये पहला रेक्टेंगल प्लेन आ गया। दूसरा रेक्टेंगल प्लेन, ये ले लो,
ये दूसरा रेक्टेंगल प्लेन आ गया दूसरा रेक्टेंगल प्लेन। तीसरा रेक्टेंगल प्लेन ये ले लो, ये तीसरा रेक्टेंगल प्लेन आ गया। मैं ज्वाइन कर देता हूं लाइनों को आपस में। ठीक है, ये बात हो गई। मैं आपको ये बोल रहा हूं जब भी क्यूबिक सिस्टम सोचे तो आप एक क्यूब नहीं सोचे, कितने क्यूब सोच रहे हैं? 8 क्यूब। कितने क्यूब सोच रहे हैं? 8 क्यूब। 8 रूम सोचे, अकेला रूम नहीं सोचे। जैसे ये आपका रूम है तो ये आपके पड़ोस वाला रूम, ये आपके पीछे वाला रूम और पड़ोस वाले के पीछे 4 हो गए 4, और इसके जस्ट ऊपर 4 और सोच ले। 4 के जस्ट ऊपर क्या सोच ले? 4। अपन जिस रूम में खड़े उसके जस्ट पास वाला सोच ले, उसके आगे 2 सोच ले, या फिर 2 पीछे सोच ले, 4 और 4 जस्ट ऊपर। 8 रूम सोच रहे हैं। देखो अगर मैंने एक क्यूबिक को अगर कट किया तो 8 क्यूब बनने वाले हैं। देखो कौन से मैं क्यूब बना रहा हूं, ब्लू पेन से क्यूब बना रहा हूं। देखो कौन वासा क्यूब। क्यूब कैसे बनता है? एक स्क्वायर, उसके जस्ट पीछे स्क्वायर। ये देखो स्क्वायर ले रहा हूं, ये इस टाइप से लाइन बना रहा हूं जो ये स्क्वायर है क्या स्क्वायर? ये देखो, ये देखो, ये पहला स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये पहला स्क्वायर। दूसरा स्क्वायर लो पीछे, ये दूसरा स्क्वायर है जो रेड पेन चल रहा है इसके ऊपर। ये देखो, हो गए ये 2। इनको आपस में ज्वाइन करो, ये आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। ये लो, बन गया एक क्यूब, बन गया एक क्यूब। बोलो, ये एक क्यूब बन गया। अब सुनना बात हो, ये एक क्यूब बना। अब ये जो पीछे रेड वाला डोटेट कर रखा है इसके पीछे अगर देखो ये एक और बन सकता है। देखो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक एक और बन सकता है ना क्यूब, स्क्वायर। तो इन दोनों को मिलाऊंगा तो एक क्यूब और बन जाएगा, 2 क्यूब बन जाएंगे इस वाले पोर्शन में। सिमिलर वे में 2 इधर बन जाएंगे 4 और 4 ऊपर बन जाएंगे। कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। तो देखो इस एक क्यूब के जस्ट पीछे एक क्यूब, इसके जस्ट पास में एक क्यूब, इसके जस्ट पीछे एक क्यूब, हो गए 4 और 4 ऊपर। तभी तो मैं बोल रहा हूं 8 क्यूब सोच रहे हैं। हो गए 8 क्यूब के बारे में। इन पॉइंट को हटा दूं मैं वापस। ठीक है, ठीक है। मैंने यहां पे एक पॉइंट रखा है, यहां पे एक पॉइंट रखा है, सुनना ढंग से। मैंने यहां पे एक पॉइंट रखा है। अगर मैंने इस क्यूब को बड़े वाले क्यूब के इस यहां पे एक पॉइंट रखा है, अगर मैं इसे 8 क्यूब में डिवाइड करके मानता हूं तो ये इस छोटे वाले क्यूब के कहां पे जा रहा है? कॉर्नर पे। कहां पे जा रहा है? कॉर्नर पे। कॉर्नर में गया। क्या पीछे वाले यूनिट सेल के भी आएगा? बिल्कुल आएगा। पीछे वाले में ये वाली लाइन काउंट होगी। इधर वाले में आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये लाइन काउंट होगी। पीछे वाले में भी जाएगा क्या? हाँ, ये वाली लाइन काउंट होगी। चारों में, 4 ऊपर में भी जाएगा। इसका मतलब ये कॉर्नर का जो एटम है वो 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। कितने में दे रहा है? 8। तो एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना देगा? देखो एक एटम 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो एक यूनिट सेल में 1/8। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन जो होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम इन क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक की बात कर रहा हूं मैं, कितना होना चाहिए? 1/8। 8 में दे रहा है। तो अब मैंने क्या किया, इसको पूरे को मिला के एक क्यूब बना रहा हूं। तो इधर एक बनेगा 2, एक ऊपर बनेगा 3 और एक बनेगा 4। तो उस समय ये क्या आ जाएगा? भुजा होगी ये पूरी, भुजा का केंद्र हो गया। भुजा का केंद्र आ गया तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एज सेंटर, भुजा केंद्र, तो 4 में जा रहा है। तो 4 में जा रहा है तो 1/4। अगर मैं इस पूरे को एक क्यूब मान लूं, एक क्यूब इधर मान लूं, तो ये फेस बनेगी। फेस का हो गया सेंटर,
तो दोनों यूनिट सेल में आएगा, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर फलक केंद्र कितना बन जाएगा, बोलो भैया 1/2। कितना बनेगा, 1/2। ठीक है। और अगर मैं इस पूरे को ही एक क्यूब मान लूं तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ये किस पे आ जाएगा, बॉडी के सेंटर पे, काय केंद्र पे, तो उस कंडीशन में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/1 मीन्स 1। तो कॉर्नर का एटम है 1/8, एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2 और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 हो जाएगा। ठीक है बात, चलो आगे चले। नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट हेडिंग लगाए। नेक्स्ट हेडिंग क्या, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम आ गया। चलो, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, इकाई कोष्टिका में प्रभावी परमाणुओं की संख्या, इकाई कोष्टिका में प्रभावी परमाणुओं की संख्या। मेरे पास 3, अपन पढ़ क्या रहे, क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ रहे हैं ना, तो 3 ही है अपने पास। कौन कौन सी, सिंपल या प्रिमिटिव, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणु कहां पे होंगे, कॉर्नर पे। कॉर्नर में होते हैं तो कॉर्नर कितने होते हैं, 8। तो अगर मेरे से कोई पूछे लेटिस पॉइंट कितने हैं, तो मैं बोलूंगा लेटिस पॉइंट 8 है। और सारे कौन से, कॉर्नर, ऑल कॉर्नर। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम को लिखते हैं जेड से। किससे लिखेंगे, जेड से। तो जेड कितना हो जाएगा, 8 कॉर्नर और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो कितना आ जाएगा, 1। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना आ जाएगा, 1। बात क्लियर है, चले आगे। चलो सेकेंड नंबर पॉइंट देखे। दूसरा था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दो बॉडी का बी, सेंटर्ड का सी, क्यूबिक का सी, बीसीसी यूनिट सेल बोलते हैं जिसे अपन। तो इसमें कहां कहां पे पार्टिकल होते हैं, लेटिस पॉइंट बताओ कहां कहां है, कितने लेटिस पॉइंट है। इसमें लेटिस पॉइंट होते हैं 9 कैसे, 8 कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, प्लस एक बॉडी सेंटर पे होगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 8 × 1/8, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1, Z2। थर्ड नंबर बात करें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल में लेटिस पॉइंट कितने होंगे, लेटिस पॉइंट होते हैं टोटल 14। कहां पे, 8 कॉर्नर तो है ही है, प्लस 6 फेस सेंटर है। तो Z बराबर कितना होगा, 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, 4। समझ में आया। आपको मालूम है ना, लास्ट क्लास में बताया था कि ये क्यूबिक यूनिट सेल में, क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस में 3 टाइप की यूनिट सेल होती है। सिंपल लिखा था 3, 2, 4, 1, 1, 2, 1, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। बात क्लियर, चले आगे। तो एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम में कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम हो गया, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हो गया। अब अपन बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। किसमें बात करें, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए और आर में क्या रिलेशन होगा, जो पहले पॉइंट बताए ना उनको ध्यान रखना है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनने वाले होते हैं, रट्टा नहीं मारे, समझ के करें। मैंने आपको देखो बिल्कुल ओपन स्ट्रक्चर कर करके बता रहा हूं सारा है। चले नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, कैपिटल आर
क्या होता है ए और आर? ए क्या है पहले वो देख लो। ए जो होती है वो होती है भुजा की लंबाई, एज लेंथ। और आर क्या होती है? परमाणु की त्रिज्या, परमाणु को गोला माना गया है ना, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम। ठीक है बात। अब देखो तो अपने पास तीन हैं। सबसे पहले बात करें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मैं एक डायग्राम बना देता हूं बस, कोई भी हो, एक डायग्राम से ही काम चलाएंगे आगे भी। ये होगा डायग्राम। सिंपल क्यूबिक में कहां पे सारे एटम? कॉर्नर पे। ये लो कॉर्नर पे हो गए सारे, कॉर्नर पे एटम। ये लो कॉर्नर पे एटम है। एक बात सुने, अगर मैं इस एक नंबर वाले पॉइंट से अगर मैं डिस्टेंस देखता हूं तो कौन कौन सी डिस्टेंस आती है? एक तो आती है ए, एक आती है √2a और एक आती है √3a। अगर कोई दो एटम टच करते हैं, अगर कोई एटम टच करते हैं तो उनके बीच की दूरी न्यूनतम होनी चाहिए। अगर जैसे सपोज करो आप कह रहे हो कि √2a वाले एटम टच कर रहे हैं, √2a वाले टच करेंगे तो ए तो पहले ही टच कर जाएगा ना, √2a तो आता 1.44a। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास में दो ऐसे बैठे हैं, बिल्कुल पास में 1-1 सेंटीमीटर का गैप है और आगे एक 5 सेंटीमीटर का बंदा बैठा है डिस्टेंस, मैं बोलो मैं उस आगे वाले बंदे को टच कर रहा हूं, अरे भैया जब 5 सेंटीमीटर का गैप में कवर कर सकता हूं तो 1 सेंटीमीटर का गैप तो कवर हो ही सकता है ना। तो फिर 5 सेंटीमीटर वाला आइटम क्यों टच करेगा, 1 सेंटीमीटर वाले टच करेंगे ना। तो टच करने की जो कंडीशन होती है, ध्यान रहे टच करने की कंडीशन जो होती है वो ध्यान रखें आप। टच करने की कंडीशन जो है वो ये है, दो परमाणुओं के बीच की दूरी जो है दो परमाणुओं के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए और वो किसके बराबर हो? 2r के बराबर। किसके बराबर हो? 2r के बराबर। तो एक बात बताओ, सिंपल क्यूबिक होगा तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी? a। तो न्यूनतम दूरी हो गई a और वो किसके बराबर होगा? 2r। तो ये रिलेशन आ गया a बराबर 2r। अब तुम्हें r चाहिए तो a/2 कर दो, r चाहिए तो a/2 कर दो। डायग्राम यही रहेगा। अब इस बार लिख रहा हूं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा तो मैंने बीसीसी यूनिट सेल लिख दिया। अब बीसीसी यूनिट सेल होगा तो मैं डायग्राम चेंज कर रहा हूं। यहां पे एक पार्टिकल आ गया तो इस बार एक नई डिस्टेंस और आ गई √3a/2। ये लो। अब बेटा मिनिमम दूरी कौन सी है? ये a है, ये नहीं है, ये नहीं। ये √3 कितना होता है? 1.7 डिवाइड बाई 2 0.85। तो न्यूनतम दूरी तो ये हो गई इस बार, ये न्यूनतम दूरी हो गई तो ये हो गया √3a/2। ये किसके बराबर होना चाहिए? 2r के। बोलो। इसी टाइप से अगर एफसीसी यूनिट सेल हो, थर्ड नंबर एफसीसी यूनिट सेल हो, एफसीसी यूनिट सेल हो तो उस कंडीशन में एक पार्टिकल यहां से हटाओ अब, ठीक है, और यहां लिख देता हूं तो ये हटा दो। आपको तो हर डायग्राम बनाना पड़ेगा, मैं तो हटा सकता हूं यहां पे लिखा तो इस बार ये दूरी हो जाएगी √2a का आधा। ये लो √2a कितना होता है? 1.4 डिवाइड बाई 2.7 आ गया। तो सबसे मिनिमम दूरी ये हुई तो यहां पे टच करेगा। और टच करने की कंडीशन क्या? टच करने की कंडीशन क्या? न्यूनतम दूरी बराबर किसके? 2r के। तो √2a किसके बराबर हो जाएगा? 4r के। r चाहिए तो √2a/4 हो जाएगा। जो भी है ये रिलेशन आ गए, r में पूछे a में पूछे ये रिलेशन होंगे। बात क्लियर? बोलो। ये रिलेशन बिटवीन a एंड r हो गया। आपको तो ये ध्यान रखना है टच करने की जो कंडीशन होती है वो दो परमाणुओं के बीच की दूरी न्यूनतम होनी चाहिए और जब एटम एक दूसरे को टच कर जाता है तो वो किसके बराबर हो जाती है? डिस्टेंस 2r के। बेटा जब ये एटम एक दूसरे को टच करेंगे तो इनके केंद्र के बीच की दूरी देखो, ये r और ये r कितनी हो गई? 2r ही तो होगी। तो यही तो बोल रहा हूं मैं, टच करने की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो किसके बराबर हो? 2r के बराबर।
चलो अब अपन बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। किसकी बात करें? पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें, संकुलन दक्षता की बात करें। पैकिंग फ्रैक्शन, संकुलन दक्षता, संकुलन क्षमता, क्या होता है इसका फॉर्मूला पैकिंग एफिशिएंसी का? नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो होगी संकुलन दक्षता। क्या होती है? परमाणुओं द्वारा, एटम्स के द्वारा, परमाणुओं द्वारा यूनिट सेल का घेरा गया भाग, घेरा गया भाग डिवाइड बाई यूनिट सेल का आयतन। परमाणुओं द्वारा यूनिट सेल का घेरा गया भाग, परमाणुओं द्वारा यूनिट सेल का घेरा गया भाग डिवाइड बाई यूनिट सेल का आयतन। अब एक बात सोचो, नीटा इज इक्वल टू कितने परमाणु होते हैं? मैंने कहा जेड होते हैं। एक परमाणु का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यूनिट सेल कितनी होती है? आयतन ए क्यूब। ये फॉर्मूला बन गया इसका। ये फॉर्मूला बन गया तो अपने पास वापस वही तीन केस फर्स्ट फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसके लिए बात कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा? तो मैं कह रहा हूं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नीटा इज इक्वल टू आएगा, जेड होता है 1 4/3 पाई आर क्यूब। ए क्यूब की जगह वैल्यू रखनी, तो ए क्यूब की जगह हो जाएगा 8 आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, पाई/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पाई/6। परसेंटेज में चाहिए तो पाई/6 इंटू 100 कर देना, ये आ जाएगा 52.4%। ये तो घेरा गया भाग है, तो एम्प्टी स्पेस कितना है, रिक्त स्थान कितना है? तो रिक्त स्थान कर देंगे 100 माइनस 52.4 अप्रोक्सीमेट जो होगा 47.6%। तो अपन मेन फोकस करते हैं कितना भाग घेरा गया है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। रिक्त स्थान 100 माइनस कर देना, मैंने एक बार बता दिया, आगे नहीं बताएंगे, है ना। केस सेकंड, केस सेकंड है अपने लिए क्या? फॉर सिंपल क्यूबिक के बाद में बीसीसी यूनिट सेल। बीसीसी यूनिट सेल के लिए बताओ क्या होगा? तो बीसीसी यूनिट सेल का कैलकुलेट कर लो। जेड की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू रख दूं बीसीसी के लिए, ए क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 4/√3। तो 4 का क्यूब हो गया 64, 3√3 आर क्यूब। तो आर क्यूब से आर क्यूब हो गया कैंसिल, नीटा इज इक्वल टू 3 से हो गया 3 कैंसिल, 8√3 पाई डिवाइड बाई 64 √3 पाई/8। परसेंटेज में चाहिए तो √3 पाई/8 इंटू कितना 100, ये कितना आ जाएगा? बोलो बोलो भैया, इसको सॉल्व कर लो नीटा परसेंटेज को। तो सिंपल क्यूबिक में आता है 52.4, ठीक है। इसमें आप कैलकुलेट करें √3 पाई/4 को, और देखिए कितना आएगा, कितना आ जाएगा? 68 67 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 68%। तो खाली स्थान कितना हो जाएगा? 32। थर्ड, केस थर्ड फॉर एफसीसी यूनिट सेल, फॉर एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी यूनिट सेल में एन की वैल्यू कितनी होती है? जेड की वैल्यू, सॉरी, जेड की वैल्यू कितनी होती है? 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब करो बेटा, 4 का क्यूब 64 आर क्यूब डिवाइड बाई √2 है ना, तो 2√2 बन गया। यही हुई बात। आर क्यूब से आर क्यूब हो गया कैंसिल, 2 जाएगा ऊपर, 4 चौक 16 और 2 32, 32 तो पाई/3√2 बनने वाला है। परसेंटेज में देखोगे तो मल्टीप्लाई कर दो पाई/3√2 इंटू 100 से,
अप्रोक्सीमेट 74% बन जाएगा। आ गया परसेंटेज, बोलो। चले आगे बात करते हैं, करें आगे बात, चलो आगे देखते हैं। रिलेशन बिटवीन ए आर हो गया, चलो नेक्स्ट बात करें, बड़ा हेडिंग में इसी टाइप से लगवा रहा हूं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम, इसको अपन डी से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु के बीच की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी, ये नया टॉपिक कुछ नहीं है, जो ए और आर में रिलेशन पढ़ा था ना वही है अपने लिए। तो सिंपल क्यूबिक के लिए बात करूं, फॉर सिंपल क्यूबिक डी बराबर, एक बात बताओ, क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? डी, वो 2r के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 2r, और 2r किसके बराबर था? a के बराबर था। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? a। फॉर बीसीसी यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल में 2a किसके बराबर था, सॉरी 2r किसके बराबर था? √3a/2 के, ये लो √3a/2 हो जाएगा। और फॉर एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल में d जो होगा वो √2a/2 के बराबर हो जाएगा, मीन्स a/√2 के बराबर हो जाएगा, ये लो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, घनत्व ऑफ यूनिट सेल, इकाई कोशिका का घनत्व। मैंने पहले भी समझा चुका हूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर बनेंगे, इकाई कोशिका के घनत्व के ऊपर। बाकी तो फॉर्मूले बेस से ज्यादा कोई इंपोर्टेंस नहीं है, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। इकाई कोशिका का घनत्व चाहिए डी ऑफ द यूनिट सेल। तो मैं पहले भी समझाया, जिसका कैलकुलेट करना है डेंसिटी, तो उसी का द्रव्यमान लिखे। तो आपको लिखना है यूनिट सेल का द्रव्यमान इन डिवाइड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम, आयतन। यही बात हुई। यूनिट सेल का वॉल्यूम तो मेरे को मालूम है कितना होता है भैया, a³ होता है, ये लो a³। इसमें कितने एटम आए? मैंने कहा Z एटम होता है। एक ये m हो गया अणुभार या परमाणु भार, डिवाइड बाई Na करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो समझा देता हूं, फॉर्मूला तो बन गया। एक बात बताओ, ये आप m लिख रहे हो, अणुभार या परमाणु भार जो भी लिख रहे हो, वो किस में लिख रहे हो? ग्राम में लिख रहे हो। किस में लिख रहे हो? ग्राम में। तो एक बात बताओ, अगर मैंने बोला सोडियम है तो 23 ग्राम, 23 ग्राम का मतलब कितने परमाणु होते हैं? Na। तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? ये लो ग्राम में। और 4 परमाणु है मान लो, तो 4 परमाणु का कितना हो गया? 23/Na × 4 ग्राम। तो ये देखो 4 परमाणु है, मान लो Z परमाणु है, तो Z का कितना होगा? m/Na × Z। समझ में आई बात? क्योंकि ग्राम में जब लिखते हो तो वो Na परमाणु का होता है, मेरे को तो Z ही परमाणु चाहिए ना, तो Z परमाणु का 23/Na × Z कर दो। आ रही बात समझ में? ये डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। बोलो भैया। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। किसकी बात करें? कोऑर्डिनेशन नंबर की, समन्वय संख्या की। कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या।
अब इनको अच्छे से पढ़ने के बाद एक टेबल बना ले, एक साइड में सिंपल क्यूबिक, एक साइड में बॉडी सेंटर, एक साइड में एफ सेंटर, एफसीसी, ठीक है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहला पॉइंट ये लिखे आप कि लैटिस पॉइंट कितने हैं, तो लैटिस पॉइंट से आपको आइडिया चल जाएगा। सेकंड नंबर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, तो एक ही लाइन में सबके काउंट करके मन से लिखे तो आइडिया रहेगा याद भी है या नहीं है। उसके बाद लिखे ए और आर में रिलेशन, फिर लिखे उसकी पैकिंग एफिशिएंसी, फिर उसके बाद लिखे क्लोजेस्ट डिस्टेंस की अप्रोच कितनी है, उसके बाद लिखे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा। ठीक है बात। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किसी यूनिट सेल में किसी परमाणु के निकटतम पड़ोसी परमाणुओं की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर CN कहते हैं। मैं इंग्लिश में एक लाइन और लिख रहा हूं, नियरेस्ट नेबरिंग एटम, नियर नहीं नियरेस्ट नेबरिंग एटम या नियरेस्ट टचिंग एटम, जो टच करते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब सुने बात सुने। केस फर्स्ट, एक ही डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से अपन को ज्यादा माथा बची नहीं है, मैं विदाउट डायग्राम ही आपको बता सकता हूं, कुछ रिजल्ट याद करवाए हुए। फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, किसकी बात करें, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करोगे तो इसमें क्या करना है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में डायग्राम ऐसा बनेगा, ये लो। डिस्टेंस कौन कौन सी बनेगी सर, डिस्टेंस बनेगी A√2a और √3a। तो निकटतम पड़ोसी कितनी दूरी पे होंगे, ए दूरी पर कितने परमाणु होते हैं, लिखवा रखा है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। आगे बात करो, फॉर BCC यूनिट सेल, फॉर BCC यूनिट सेल, BCC यूनिट सेल में पार्टिकल एक यहां पे और आ जाएगा, तो यहां पे डिस्टेंस हो गई √3a/2। इस बार न्यूनतम दूरी क्या हो गई √3a/2, √3a/2 पे कोऑर्डिनेशन नंबर, √3a/2 पे पार्टिकल बोलो बेटा कितने होते हैं 8, ये लो 8। FCC यूनिट सेल, इसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन भी करके बता देता हूं और ऐसे भी बता दूंगा। FCC यूनिट सेल, FCC यूनिट सेल होगा तो पार्टिकल यहां पे एक और आएगा, यहां हटा दो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी √2a/2, √2a/2 पे कितने होते हैं 12, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। वैसे तो मैं अब आपको प्रूव करके बताता हूँ 12 कैसे आया, जो मैं लिखता हूँ वो सही है या नहीं है। तो देखो जो पहले लिखा था ना कितनी दूरी पर कितने बिंदु होंगे, वो काम में आ रहा देख लो, इसलिए पहले लिखवा दिए मैंने आपको। दो डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। बन गया क्या, हाँ सही है सही, ये नहीं आएगा, ओके ठीक है। ये दो यूनिट सेल को मैंने आपस में ज्वाइन कर दी, दो यूनिट सेल को आपस में ज्वाइन कर दी। ये 4 कॉर्नर के एटम, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर,
ठीक है, और ये वाला फेस सेंटर और एक ये वाला फेस सेंटर, ये वाला फेस सेंटर, ये वाला फेस सेंटर, ये वाला फेस सेंटर, ये वाला फेस सेंटर और ये वाला फेस सेंटर। ठीक है बात, दो कैसे टैकल करें, कैसे टैकल करना है वो समझे बात को। ये आगे तक मिलाना है क्या? मिला दो चाहो तो, मिला चाहो तो मिला दो, मिला दो, कोई दिक्कत नहीं। सुने, मैं इस एटम को टारगेट कर रहा हूं, इस एटम की इससे डिस्टेंस कितनी है सर? ये फेस सेंटर के अलोंग है तो √2a/2 होगा, सही बात है, √2a/2 होगा ना, √2a/2। मैं ये डिस्टेंस अलग से लिख देता हूँ, अगर आपको ये वाले डिस्टेंस लिख देता हूँ, √2a/2 होगा, मीन्स a/√2 ही तो होगा। हाँ, ये वाला फेस सेंटर लूँ तो सामने वाले फेस सेंटर से तो डिस्टेंस a हो जाएगी, तो ये वाली तो a हो जाएगी, ये काम की नहीं। इस दीवार वाला ये यहाँ पे खड़ा हो तो ये जस्ट राइट हैंड साइड वाला फेस सेंटर है, इसकी डिस्टेंस देखो। तो मैंने कहा इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे? मैंने कहा देखो एक काम करो, ऐसे जाओ यहाँ से यहाँ तक a/2, यहाँ से यहाँ जाओ a/2, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, a/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बोलो, a²/2 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x बराबर a/√2। ये भी डिस्टेंस कितनी होगी? a/√2 ही होगी। तो भैया जब इसकी a/√2 है तो इसने क्या बिगाड़ा? a/√2, इसकी भी a/√2, इसकी भी a/√2, तो इन चार को टच करेगा तो इन चारों को भी टच करेगा, इधर चार को भी टच करेगा। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 12। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आया? 12। कोऑर्डिनेशन नंबर तक की बात क्लियर। ये एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम हो गया। अब अपन करते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, अब अपन बात करते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की। हाँ देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, बिल्कुल सिंपल, जीरो से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स कॉर्नर पे है और वाई बोला गया बॉडी सेंटर पे। बताओ फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल सिंपल से आंसर बनते जाएंगे। एक्स कॉर्नर पे ना, अपन क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो x के कितने एटम हो जाएंगे? 8 कॉर्नर होते हैं इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। y एक ही बॉडी सेंटर होता है, कंट्रीब्यूशन एक, तो ये, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? xy। क्या हो जाएगा? xy। बात क्लियर? सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अगर आपको ऐसा दे दे x कॉर्नर पे है और y जो है वो फेस सेंटर पे है, फिर पूछे फॉर्मूला क्या होगा? ये अगर अपन से पूछ ले तो सिंपल सा क्वेश्चन, x कॉर्नर पे है तो कॉर्नर होते हैं 8, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 इज इक्वल टू 1। y फेस सेंटर पे तो 6 फेस सेंटर 1/2 3, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कंपाउंड का? बोलो, x/3। x/3। थर्ड नंबर क्वेश्चन, अगर अपन से ऐसा बोल दे कि x कॉर्नर पे है, y जो है वो एज सेंटर पे है, तो बताओ कितना होगा? एज सेंटर का मतलब भुजा का केंद्र। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? तो अपन बोलेंगे x कॉर्नर पे तो 8 कॉर्नर इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। y एज सेंटर पे है तो एज सेंटर कितने होते हैं? 12 इंटू 1/4 कितने हो जाएंगे? 3। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा? बोलो भैया, xy3। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x कॉर्नर पे है और y जो है वो अल्टरनेट फेस सेंटर पे। अल्टरनेट फेस सेंटर पे, अल्टरनेट का मतलब छोड़, समझते हो ना? अल्टरनेट फेस सेंटर पे ऐसा बोला गया। ठीक है, अब पूछा है फॉर्मूला क्या होगा। वीडियो पॉज कर ले आप और आप पहले इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर लें। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूला इसका ये कैलकुलेट किया है
x2y3 अगर कैलकुलेट किया तो गलत है, x2y3 कैलकुलेट किया तो गलत है। सुने बात को, अगर आपने ऐसा अप्लाइड किया है कि 6 फेस सेंटर होते हैं, 6 में से 3 अल्टरनेट का मतलब 3 पे होने चाहिए, आधे पे, गलत है। अगर आपके पास ऐसे रो में नंबर चलते हो ना इस टाइप से कंटिन्यूअसली, ये 6, तो यहां पे होगा, यहां नहीं होगा, यहां होगा, यहां नहीं होगा, यहां होगा, यहां नहीं होगा, तो 3 फेस सेंटर आ जाते हैं। लेकिन फेस सेंटर ऐसे लाइन में थोड़ी ना होता है। फेस सेंटर का मतलब ये होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है पड़ोसी के जस्ट पास में नहीं होना चाहिए, पड़ोसी के पास नहीं होना चाहिए। अगर आपने सपोज करो यहां पे रख दिया, जैसे इस दीवार पे रख दिया, अगर आपने इस बोर्ड के पास में रख दिया, तो इसका जस्ट पड़ोसी ये वाला है, इसका जस्ट पड़ोसी ये वाला है, इसका जस्ट पड़ोसी ऊपर वाला है, इसका जस्ट पड़ोसी नीचे वाला है, सामने वाला पड़ोसी नहीं है। तो कितने फेस सेंटर होंगे? एक, और इसके जस्ट सामने वाला 2, अपोजिट फेस सेंटर ही आएंगे। तो अगर मैंने यहां पे रखा है तो दूसरा पार्टिकल यहां पे आएगा, फिर तो बोलो, अगर दूसरा पार्टिकल यहां है यहां, तो x 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू, दो ही तो पार्टिकल हुए y के दो ही तो पार्टिकल हुए, इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला क्या बना? xy। फॉर्मूला क्या बना? xy बन गया, बोलो, बन गया फॉर्मूला xy। ठीक है, अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपसे ऐसा पूछे x कॉर्नर पे है और y जो है वो अल्टरनेट एज सेंटर पे, अब बताओ फॉर्मूला। अल्टरनेट का मतलब तो अब आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब देखो, जस्ट सपोज करो आपने इस वाले कॉर्नर पे रखा, आपने इस वाले एज सेंटर पे रखा, तो इस एज से कौन कौन सी भुजा गुजरेगी? एक तो ये, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4। इन चारों पे नहीं होगा तो फिर यहां पे होगा। फिर वापस इससे एक ये वाली, एक ये वाली 2, एक ये 3 और एक ये 4, तो इसका मतलब यहां पे आएगा। यहां पे आएगा तो फिर यहां पे नहीं आएगा, यहां पे नहीं आएगा, यहां पे आएगा। ये लो, कितने एज सेंटर हुए? 4 ही तो आए। तो 4 आए तो उस कंडीशन में देखे, मैं ऐसा बोल दूं, x तो 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1, और y जो है वो 4 ही है, इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला क्या हो गया? xy। फॉर्मूला क्या हो गया? xy। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बोलो, आ रही? ये इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक तो मैंने सारे क्वेश्चन वो करवाए जिसमें रखने वाले क्वेश्चन हुए, अब कुछ हटाने वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। x कॉर्नर पे है और y फेस सेंटर पे, बोला ये गया कॉर्नर के एक परमाणु को हटा दिया जाए, एक परमाणु को हटा दिया जाए तो फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या होगा? तो मैंने कहा देखो पहले एक बात करो, x कॉर्नर से हटा दिया तो अब कितने परमाणु बच गए? 7 इंटू 7/8। y के कितने फेस सेंटर पे? 3, तो x 7/8, y होगा 3, तो x 7 y 24, x 7 y 24 एटम आ जाएंगे। ठीक है, ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा, ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है बात, चले आगे। यदि मैं इसी में ये बोल दूं कि एक फेस सेंटर को भी रिमूव कर दिया जाए, ये इसका पहला पार्ट ले लो आप, ऐसा लिख दे, यदि एक फलक केंद्रक परमाणु को, फेस सेंटर्ड परमाणु को हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, अगर एक फेस सेंटर एटम को अगर आप हटाओगे तो उस कंडीशन में क्या होगा वो देखो। यदि एक फलक केंद्र के परमाणु को हटा दिया तो x तो वही है, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। y के कितने एटम हो गए? 5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5/2, तो x y 5/2, इसका मतलब x2 y 5, x2 y 5। थर्ड केस, एक फलक के अनुदिश सभी परमाणुओं को हटा दिया जाए, सभी परमाणुओं को
हटा दिया जाए, इफ ऑल एटम्स आर रिमूव्ड अलोंग वन ऑफ द फेस, ये फेस होती है भैया, ये वाली फेस होती है। तो देखो 4 तो कॉर्नर जाएंगे और एक फेस सेंटर जाएगा। 4 कॉर्नर और एक फेस सेंटर अगर गया, 4 कॉर्नर गए तो एक्स के अब कितने परमाणु बचे? 4 ही। एक फेस सेंटर गया 5, तो फॉर्मूला क्या हो गया बोलो? फॉर्मूला हो गया x1/2 y5/2, इसका मतलब xy5। क्या बन गया? xy5। बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। ऑल क्लियर? 6 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर उसके बाद अपन आगे और बात करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन से अपन ने स्टार्ट किया है। बिल्कुल चले, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखे, प्रॉब्लम नंबर 7। इससे टफ क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ए कॉर्नर पे है, बी फेस सेंटर पे है, सी बॉडी सेंटर पे है और डी एज सेंटर पे है। पार्ट फर्स्ट बोला फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फॉर्मूला बताओ। सेकंड पार्ट, यदि C2 C3 C4 के अनुदिश, यदि एक C2, ऐसे लिख दो, एक C2 एक C3 एवं एक C4 के अनुदिश सभी परमाणुओं को हटा दिया जाए तो फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या होगा? और नेक्स्ट, यदि एक रेक्टेंगल प्लेन एवं एक C4 के अनुदिश सभी परमाणुओं को हटा दिया जाए, सभी परमाणुओं को हटा दिया जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ये अगब से क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। चले इनको अपन टैकल करते हैं, कैसे क्या करना है। पहला ए कॉर्नर पे, फर्स्ट पार्ट करते हैं अपन। ए कॉर्नर पे तो ए का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 8 × 1/8 = 1। बी कितना हो जाएगा? फेस सेंटर पे 6 × 1/2 = 3। सी कितना हो जाएगा? बॉडी सेंटर पे एक ही होता है तो 1। डी कितना हो जाएगा? 12 इज सेंटर है इंटू 1/4 = 3। फॉर्मूला क्या बन गया? AB3CD3। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट, दो कौन से एटम हटेंगे? रिमूव एटम बता देता हूं, कौन से एटम हटने चाहिए। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, हटने वाले एटम। और फिर लिख देता हूं रिमेनिंग एटम। यही बात हुई। अब एक बात बताओ, C2 क्या होती है? C2 क्या होती है? दो विपरीत भुजा केंद्र के अनुदिश। तो इसका मतलब दो ए सेंटर तो जाएंगे ही जाएंगे, दो भुजा केंद्र के अनुदिश। तो इसका मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई। तो वो भुजा केंद्र कैसे जाएगा? सुनना बात को। ये एक भुजा का केंद्र ले लो, जैसे ये ले लो, क्यूबिक सिस्टम बनाओ आप ऐसे। ये क्यूबिक सिस्टम बनाया आपने, ये C2 हो चाहे C3 हो चाहे C4 हो, ये हमेशा जो है बॉडी सेंटर से पास होगी। तो एक ये वाला और एक ये वाला, दो भुजा केंद्र भी जाएंगे। आराम से सोच लो,
दो भुजा केंद्र जाएंगे, ये इस टाइप से एक लाइन जा रही है, आप ये वाली ले लो, ये वाली ले लो, या ये वाली ले लो और ये वाली ले लो, ये वाली ले लो या ये वाली ले लो, है ना, कोई भी दो ऑपोजिट भुजा केंद्र, तो कौन कौन से एटम हटेंगे, सेंटर का तो हटेगा ही हटेगा, भुजा केंद्र कितने हट गए, दो, ये लो दो हट गए, पहले हट गए, चलो अभी तक ये नहीं हटे, अभी तक ये नहीं हटे, ये तो C2 की बात हो गई, C3 इसके अलोंग, तो दो कॉर्नर और हट गए। अब आया C4, C4 होता है फेस सेंटर के अलोंग, तो दो फेस सेंटर और हट गए, ये लो सारे हटने वाले एटम लिख दिए। पीछे रिमेनिंग कौन से एटम बचे, ए के बच गया 6, बी के बच गया 4, सी का 0, डी का 10, यही बात हुई। तो अब बताओ फॉर्मूला क्या होगा, अब कंट्रीब्यूशन देख लो, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम देख लेते इधर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, प्रभावी परमाणुओं की संख्या, तो कॉर्नर पे कितने एटम है, 6 इंटू 1/8, 3/4 हो जाएगा, ये 4 इंटू 1/2 2 हो जाएगा, ये है ही नहीं, 10 इंटू 1/4 5/2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है भैया, फॉर्मूला बनेगा A 3/4 B 2 C 5/2, तो बनेगा A3 B 8 C 10, C नहीं D, A3 B 8 D 10, ये फॉर्मूला बन जाना चाहिए था, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है बात। चलो आगे बात करते हैं, केस सेकंड के बारे में आते हैं। एक रेक्टेंगल प्लेन एवं एक C4 के अनुदिश सभी परमाणुओं को हटा दिया जाए, एक रेक्टेंगल प्लेन और एक C4 के अनुदिश सभी परमाणुओं को हटा दिया जाए, इसके में दो केस बन सकते हैं, ये C वाला जो पार्ट ले रहा हूं इसके अंदर दो केस बनेंगे, दो केस कौन कौन से, रेक्टेंगल प्लेन मालूम है क्या होता है, वापस देखिए इधर क्यूबिक सिस्टम बना रहे हैं, ये लो रेक्टेंगल प्लेन मैंने ये वाला लिया, देखना भैया इधर देखो, अगर रेक्टेंगल प्लेन ये वाला लिया और अगर मैंने, सुनना बात को, और मैंने C4 भी इसी के अलोंग ले लिया, देखो तो इसका मतलब ये C4 ये वाली लाइन C4 और रेक्टेंगल प्लेन एक ही तल में, और अगर मैंने रेक्टेंगल प्लेन तो ये वाला लिया और C4 ये वाली मैंने ले ली तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो दो कंडीशन बनेंगे, C4 जो है वो रेक्टेंगल प्लेन में ही उपस्थित हो, ये समझ में आ रहा है ना, C4 रेक्टेंगल प्लेन में ही उपस्थित हो, और दूसरा तरीका ये हो सकता है C4 परपेंडिकुलर हो किसके, रेक्टेंगल प्लेन के, रेक्टेंगल प्लेन के। तो देखो क्या क्या होने वाला है, तो क्या क्या होंगे, कौन कौन से एटम हटेंगे, कौन कौन से एटम हटेंगे, कॉर्नर का एक भी एटम नहीं हटना, ये तय है। बारी आई फेस सेंटर की, अगर रेक्टेंगल प्लेन में ही उपस्थित है तो देखो एक तो ये फेस सेंटर जाएगा, एक ये जाएगा 2, एक ये वाला जाएगा 3 और एक ये वाला जाएगा 4, 4 तो भी हटेंगे, हटने वाले एटम बोल रहा हूं, इधर मैं लिख देता हूं हटने वाले एटम, हटने वाले एटम कौन कौन से, बी के तो हो गए 4, बॉडी सेंटर हटेगा, बिल्कुल हटेगा, सी का हो गया 1, एज सेंटर, एज सेंटर जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, कितने एज सेंटर जाएंगे, ये देखो 1 2 3 4, ए सेंटर भी जाएंगे 4, फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, ए एक भी नहीं हटाना, तो ए का हो गया 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1, बी 4 हट गया तो पीछे कितना बच गया 2, सी है ही नहीं, डी कितना बच गया 8, ए बी डी 2, ए बी डी 2। अच्छा इधर देखते हैं हटने वाले परमाणु कौन से हो गए,
परपेंडिकुलर चलवाना है ना। हाँ, परपेंडिकुलर में ये है, देखो 4 तो हट ही रहे थे, 5 और ये 6 भी हट गए फेस सेंटर, बी पूरे के पूरे 6 हट गए, सी 1 हट गया, डी 4 के 4 ही हटेंगे, तो पीछे क्या बच गए 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1, बी का बचा ही नहीं, सी पूरा गया, डी के बच गए 8 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 2, फॉर्मूला क्या बन गया AD2, क्या बन गया AD2। ठीक है बात, बोलो फॉर्मूला क्या बन जाएगा AD2 बन जाएगा। ये क्वेश्चन हो गए कितने 7। ये क्वेश्चन मैंने पूरा मतलब आपको ये बता दिया कैसे C2 C3 C4 एक्सिस का रोल होता है। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है C2 C3 4 C4 वाले, मैंने तो पढ़ाया इसलिए बता दिया है। इस वाले क्वेश्चन को 1-2 बार देखोगे तब समझ में आएगा भैया, है ना। अब आते हैं अपन कुछ क्वेश्चन डेंसिटी वगैरह से रिलेटेड बात करते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आप, इस साल की जो नीट की प्रॉब्लम थी, इस साल नीट की जो प्रॉब्लम थी आपको मालूम है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था सॉलिड स्टेट से रिलेटेड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बताता हूं देखो क्या था। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा हूं, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नीट 2020, ये लो, ये बोला गया कि एक तत्व जो है, एक तत्व बीसीसी संरचना में है, बीसीसी संरचना में है, जिसकी भुजा की लंबाई, जिसकी इकाई कोष्टिका की भुजा की लंबाई के भुजा की लंबाई 288 पिकोमीटर है, तो परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करो। और सबसे मजेदार बात, सॉल्व नहीं किया हुआ है, आंसर ऐसे ही पड़े हैं, ऑप्शन दे देता हूं, जैसे 4/√2 इंटू 288 पिकोमीटर है ना, √3/4 इंटू 288 पिकोमीटर, थर्ड ऑप्शन √2/4 इंटू 288 पिकोमीटर, और फोर्थ दे रखा है 4/√3 इंटू 288 पिकोमीटर, ये दे रखे हैं। सिंपल से बात है, अपने रिलेशन याद रखा हुआ है, बीसीसी स्ट्रक्चर है, तो √3a/2 जो होता है वो 2r के बराबर होता है, तो r बराबर √3/4a होगा। a की वैल्यू कितनी है 288, तो √3/4 इंटू 288, आंसर हो जाएगा सेकेंड। बात क्लियर, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। चले अब अपन आगे बात करते हैं, तो आपको समझ में आ गया ना क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, ट्रेंड क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, सोडियम जो है वो बीसीसी संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, क्रिस्टलित होता है, जिसमें निकटतम परमाणुओं के मध्य की दूरी 1.73 एंगस्ट्रॉम है। तो क्या क्या ज्ञात करना है, तो क्या क्या ज्ञात करना है, एज लेंथ, भुजा लंबाई एवं घनत्व ज्ञात करो। और घनत्व इसने साफ बोल दिया है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कैलकुलेट करना है। किसमें कैलकुलेट करना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। कैसे करोगे, सोडियम बीसीसी संरचना रखता है, तो मेरे को मालूम है निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी होती है 2r, और 2r किसके बराबर होता है √3a/2 के।
ठीक है, ये तो याद करवाया मैंने, ये याद रख लो बस, काम हो गया आपका। देखो ये 2R की वैल्यू अपन को दे रखी है, ये कितनी दे रखी है 1.73 एंगस्ट्रॉम। ये √3 भी कितना होता है 1.73, अगर आप नोटिस करते हो तब, तो नहीं करते हो तो फिर दिक्कत है। तो ए बराबर कितना आ गया 2 एंगस्ट्रॉम। ये लो, काम हो गया आपका आधा। ठीक है, आपका आधा काम हो चुका है। अब आगे सुने, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। डी बराबर बीसीसी स्ट्रक्चर है तो जेड की वैल्यू 2 अपॉन सोडियम का 23, 6 × 10⁻23। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻8 और इसका करना है क्यूब, ये आ गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैं अप्रोक्सीमेट 46/6 × 8 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा 460/48 अप्रोक्सीमेट 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 480 होता तब तो हो ही जाता। 9.6 के आसपास आएगा। कितना आएगा 9.6 के आसपास। अगला क्वेश्चन, डेंसिटी कैलकुलेट करना आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, एक तत्व X, परमाणु भार दे रखा है इसका 60, FCC संरचना में क्रिस्टलीकृत है, एवं यूनिट सेल का घनत्व 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो एज लेंथ ए ज्ञात करो। अगर ए ज्ञात होगी तो परमाणु की त्रिज्या भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या भी आपसे पूछी जा सकती है। लगाया देखें, लगाओ, देखो क्वेश्चन को लगाओ। चलो सुने बात को, क्या करोगे कैसे करोगे बताता हूं। एक तत्व एक्स है ना, घनत्व कितना दे रखा है 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये लो मैं यूनिट सहित लिख देता हूं, इज इक्वल टू FCC है तो 4, 6 रहने देना, है ना, 6 ही रहने देना, 10⁻23 इंटू, ये मैं लिख देता हूं a³ इंटू 10⁻⁻24, ये लिख देता हूं। इससे मेरे को मालूम चल जाएगा a³ जो आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, सीधा किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। बात क्लियर है ना? अरे भैया यही तो है ना, a जो है मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, क्या नहीं करना चाह रहे हो? बोलो भैया, a जो है वो सीधा किस में आएगा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा ना। नहीं करना चाह रहे हो कोई बात नहीं, ऐसे पढ़ा दें। तो ये लो, तो a³ बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया 10, a³ बराबर 4/6.23 इंटू 10⁻⁻22, ये a है। ये ग्राम पर सेंटीमीटर में तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये हो गया सेंटीमीटर का क्यूब। ये क्या हो गया सेंटीमीटर का क्यूब। अगर मेरे को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, अगर इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो ये 400/6.23 हो जाएगा। 10⁻24 से मल्टीप्लाई करो, ये देखो, अगर एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, तो सेंटीमीटर क्यूब को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻24 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा एंगस्ट्रॉम का क्यूब। तो ए बराबर, ये अप्रोक्सीमेट देखो तो 400/6.23 कितना होता है, अप्रोक्सीमेट देखो 400/6.23 कितना होता है, अप्रोक्सीमेट जो आएगा वो आएगा 64 एंगस्ट्रॉम का क्यूब। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4 एंगस्ट्रॉम, हाँ या ना? बोलो भैया, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ए कैलकुलेट करवाया है तो आर भी कैलकुलेट करवा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। ए कैलकुलेट करवाया तो आर भी कैलकुलेट करवा सकता है, बड़ी बात नहीं है।
चलो अगली प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 11। एक ठोस एक्स वाई अणुभार 37.5 दे रखा है। एक ठोस एक्स वाई का घनत्व 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये बोला है। ठीक है, ए बराबर 500 पिकोमीटर है। तो यूनिट सेल की प्रकृति बताओ। तो यूनिट सेल की प्रकृति बताओ। यहां प्रकृति का मतलब क्या है? एफसीसी यूनिट सेल है, बीसीसी यूनिट सेल है, या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है? ये कैसे मालूम चलेगा? प्रकृति प्रकृति मालूम चलेगी जेड से। अगर जेड 1 आ गया तो सिंपल है, 2 आ गया तो बीसीसी है, 4 आ गया तो एफसीसी है। कैसे टैकल करें? देखो भैया, इधर मैंने डेटा बहुत सेट करके दिया है। डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये लो। जेड इंटू एक्स वाई 37.5 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻23। 500 पिकोमीटर है, तो 500 पिकोमीटर है तो पहले इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो 5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाँ या ना? बोलो, यही तो आएगा। तो 5 का क्यूब 125 इंटू 10⁻24, ये लो। ठीक है, ये बने तो z बराबर 12 इंटू 125 इंटू 10⁻1 डिवाइड बाई 37.5, यही बना। सुने बात को, ये 12.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 3 आता, ये आता 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, z बराबर 4। z बराबर 4 आया, इसका मतलब कौन सी यूनिट सेल हो गई? एफसीसी यूनिट सेल हो गई। कौन सी यूनिट सेल हो गई? एफसीसी यूनिट सेल। समझ में आया या नहीं आया? कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, मैंने तो कैलकुलेशन बहुत सिंप्लीफाई करके दिया है। एफसीसी यूनिट सेल दे दी इस बार आपको, और बोला एज लेंथ जो है वो आपको दे रखी है। एज लेंथ जो दे दी मैंने, वो दे दी 200 पिकोमीटर। ठीक है, मैंने बोला है कि कैलकुलेट दी डेंसिटी, घनत्व का मान ज्ञात कीजिए यदि 200 ग्राम में 24 इंटू 10⁻23 परमाणु आते हैं। ये मैंने कहा है। मेरे को ए नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, ए कैलकुलेट कर लेंगे। 24 इंटू 10⁻23 परमाणु जो है उनका भार है 200 ग्राम, तो एक मोल का कितना हो जाएगा? 50 ग्राम, यही तो होगा। इसे 1/4 किया तो इसको भी 1/4 कर दो, 50। बस अब आपका काम हो गया। डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, जेड एफसीसी है तो 4 इंटू 50, 6 इंटू 10⁻23, ये 2 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब, ये कितना आ गया? 200। कितना आ गया? 200। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 8 छंग 48। ऊपर जाएगा क्या एक पावर? बोलो, जाएगी ऊपर? बिल्कुल जाएगी साहब, बिल्कुल जाएगी। तो ये हो गया 2000/48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 4 बार तो जा ही जा, 192 है ना, 41 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख ले डेंसिटी से रिलेटेड, फिर मैं मॉड्यूल के 1-2 क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13, एक एफसीसी यूनिट सेल जिसका घनत्व 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है के 100 ग्राम में कितने परमाणु होंगे यदि भुजा की लंबाई जो है वो 200 पिकोमीटर दे रखी है अपन को? कितनी दे रखी है? 200 पिकोमीटर। अल्टीमेटली ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है मालूम है? कि आप पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लो। अगर मॉलिक्यूलर वेट मान लो
10 आ गया, तो 100 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे? 10 मोल। और 10 मोल में एटम कैलकुलेट कर लेना। तो मैं अल्टीमेटली कैलकुलेट क्या करना चाह रहा हूं? मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कैपिटल एम परमाणु भार या अणु भार। ये 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। Z4 इंटू एम अपॉन डेंसिटी 10 सॉरी Na 6 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻24 48। m बराबर आ गया, बोलो बोलो बोलो, 6 टू 48 बट्टा 4 12 आ गया। आ गया 12। तो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? 100 ग्राम में 100 बट्टा 12 इंटू 6 इंटू 10 की घात 23, तो 3 इंटू 10 की घात 24। कितने हो जाएगा? सॉरी 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 100/12 है, तो 100/12 है, तो ये हो जाएगा कितना? रुक जाना 50 इंटू 10⁻23 5 इंटू 10⁻24 एटम्स हो जाएंगे। अरे अगर अणु भार परमाणु भार आ जाए तो उसके बाद नंबर ऑफ एटम तो कैलकुलेट कर सकते हो ना? बोलो, कर लोगे? ये बात हो गई, ठीक है। देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मैं बताता हूं, जिससे अपन को ये तो ट्रेंड मालूम चले ना क्वेश्चन आ क्या रहा है। जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, जिससे आपको आइडिया लगे कि हाँ करना क्या होता है। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दे रखे, अगर आप करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। मैं तो आपको एक डेंसिटी का क्वेश्चन करवा देता हूं, जिससे आपको ये आइडिया रहे कि हाँ क्वेश्चन करना कैसे होता है, क्वेश्चन करना कैसे होता है। हाँ जैसे ये देखो, नीट 2016 में एक क्वेश्चन आया था, मैं उसका बस बहुत सिंप्लीफाइड वाला डेटा लिख देता हूं, मतलब शॉर्ट में लिख देता हूं। नीट 2016 में एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है आपके, पेज नंबर दे रखा है 2.46, है ना। क्वेश्चन क्या दिया? लिथियम बीसीसी स्ट्रक्चर में, लिथियम बीसीसी स्ट्रक्चर में डेंसिटी दे रखी है 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, ठीक है। एटॉमिक मास दे रखा है लिथियम का 6.94, ठीक है। और मेरे को बोला कि एज लेंथ कैलकुलेट करो। ऑप्शन देखना, मैं साइड में ऑप्शन लिख रहा हूं। फर्स्ट 352 पिकोमीटर, 527 पिकोमीटर, थर्ड 264 पिकोमीटर और लास्ट 154 पिकोमीटर। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ठीक है। अब इसको कैसे टैकल करें, इसको कैसे टैकल करना आपको क्वेश्चन को। मैंने कहा देखो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ना और पिकोमीटर में दे रखा है, चलो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। किलोग्राम को अपन ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, ये ग्राम पर मीटर क्यूब आ गया, हो गया ग्राम पर मीटर क्यूब। बीसीसी है तो 2, 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू ए क्यूब। ए क्यूब अब सीधा मीटर क्यूब में आने वाला है, तो मैं ए क्यूब इज इक्वल टू लिख देता हूं 2 इंटू 6.94 अपॉन 6 इंटू 10⁻23, ये हो गया 53 इंटू 10⁻4, ये आ गया 27 पावर आ गई। बिल्कुल सही बात है, 27 को भेज दो ऊपर, ये आ जाएगा, ये आएगा मीटर में। अब उसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, देखें देखो अगर मैं इसको सॉल्व करने की ट्राई करता हूं तो ए क्यूब बराबर कितना होगा, रफली आइडिया लेना, एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 2/53 हो गया। कितना हो गया? 2/53। 2/53 हुआ ना, तो उसको बनाओ आप 200, अभी भी नहीं बैठा, बनाओ 2000। क्यों बनाया 2000? बेटा 29 का 1/3 कैसे लगाओगे, इसलिए मैंने बना दिया 30। अब 2000/53 लगभग लगभग आप लगाओ, सर 3 बार तो जाएगा ही जाएगा, हाँ जाएगा 3 बार, ये लो, ठीक है। फिर मान लो 3 बार गया तो 160 हो गया, 40 बच गया, हो गया 408 बार जाएगा। मैंने कहा मान लिया, ये लो, ये ए क्यूब। 38 का 1/3 लेना है, पावर 1/3 लगानी। देखो 27 होता तो 3 आ जाता,
64 होता तो 4 आ जाता। मैंने कहा देखो 3 और 4 के बीच में आंसर आएगा, इसका मतलब 3 पॉइंट समथिंग कुछ होना चाहिए। ये लो 3 पॉइंट समथिंग, ये लो 352, सॉल्व करना ही नहीं है। 352, बात क्लियर? बोलो हाँ या ना, कर लोगे इस टाइप से। ये सारी बात हो गई अपनी किसकी, एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम मेरी तरफ से। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे वॉइड से। वॉइड पढ़ के आए, रिक्तिका क्या होती है, ठीक है, रेडियस रेशियो क्या होता है। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा पैकिंग, ठीक है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में पैकिंग, और फिर कुछ स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड की बात करेंगे। ठीक है, चलो यहां तक करना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।